Assalamualaikum students. Chapter number 2, lecture number 12, Biology for class 9. So students, in previous lecture I taught you about plant cell and animal cell. But today I am going to teach you the organ of cell and its function. So student, we know that microscopic studies reveal that all living organisms are composed of cells. Therefore, cell is a unit of structure of living organisms. Cells are of different shapes and size as they have to perform different functions. All basic functional activities, characteristics of living things occur in the cell. Therefore, cell is also a unit of function of all living organisms. So today our topic is cell structural and functional unit. Structure and function of organelles are cell membrane, nucleus, cell wall, cytoplasm, cytoskeleton, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, centrioles, vacuoles and plastid. So स्टूडेंट, आज हम सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास है सेल वॉल. इसके स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे. नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, प्लांट्स, बैक्टीरियल एंड फंगल सेल कैन बी टफ, रिजिड एंड समटाइम्स फ्लेक्सिबल. In plant cell made up of cellulose and pectin. Bacterial cell wall is made up of protein and carbohydrates, while fungal cell wall is made up of fungal cellulose and chitin. May be thin or thick multilayer structure. Student, cell wall plant cell, bacterial cell और फंजाई के सेल की सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री है. ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती. ये प्लांट सेल में सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है. अगर हम इसके अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल शो करता है कि सेलुलोज फाइबर्स बनाते हैं जो कि क्राइस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं. ये फाइबर्स अपनी पोजीशन पर एक जुड़ने वाले मटेरियल की वजह से मौजूद रहते हैं जिसे कैल्शियम पैक्टेट कहा जाता है. अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, जबकि फंगल सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है. अच्छा, थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज करती है डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट्स में. इसकी तीन जो है मेन लेयर्स हैं. फर्स्ट है मिडल लैमेला, सेकंड प्राइमरी वॉल, थर्ड इज सेकेंडरी वॉल और समटाइम हम इसे टर्शरी वॉल भी कहते हैं. मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल के सेल नेबरिंग सेल में फॉर्म्ड होती है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल के नेबरिंग सेल में फॉर्म्ड होती है. प्राइमरी वॉल फर्स्ट वॉल है जो प्लांट सेल में सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, लेकिन बास टाइम ये लिग्निन की भी बनी होती है. अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ सेल्स, हेल्प इज कंट्रोलिंग ऑफ सेल एक्सपेंशन, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजन. आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि किस एरिया को पैक्टिन कहते हैं और सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे. कौन सा एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, मिडल लैमेला कहाँ है, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी इनकी लेयर्स. सो स्टूडेंट, सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसके अलावा ये मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट करती है आउटसाइड से इनसाइड, इसलिए नेचर वाइज ये परमिएबल होती है. सेल को ड्राई होने से प्रिवेंट करती है और हेल्प करती है सेल को एक्सपेंड होने से, प्रोटेक्ट करती है सेल को एक्सटर्नल पैथोजन से. ठीक है स्टूडेंट, और सेल को ड्राई होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है और ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप स्ट्रेंथ सेल को. नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिपिड, phospholipid bilayer is described by the fluid mosaic model Singer and Nicholson.
कैन बी ऑब्जर्व अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। आप सिर्फ इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही सिर्फ देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किस्म के सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे होती है, जबकि बैक्टीरिया और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन खुद भी सेल वॉल से घिरी होती है। ये किसी हद तक अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट किए गए, लेकिन इनमें मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर पर मुश्तमिल होती है, बाई लेयर पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इस तरह फ्लोट करते हैं जिस तरह आइसबर्ग सी में। यही बेसिक स्ट्रक्चर तमाम मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। दैट्स वाई इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। बहुत से एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है और वैक्यूल्स की शेप इख्तियार कर लेती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि बहुत से एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है और वैक्यूल की शेप इख्तियार कर लेती है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेंटेन्स शेप एंड साइज ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो मेंटेन करती है शेप और साइज़ को सेल के, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल कंटेंट को सेल के, और रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट करती है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट जो होते हैं सेल से, उनको रेगुलेट करती है उनकी एंट्री और एग्जिट को। और इसके अलावा मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस यानी कि तवाज़ुन बरकरार रखती है ये सेल का। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का देखें, आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा कि क्रोमेटिन जो है किसे कहा जा रहा है, किस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पर है, इसके अलावा न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं, न्यूक्लियर स्पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल, वेल डेवलप्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल and develop in bacteria and blue-green algae cyanobacteria. Nucleus has double layer covering called nuclear membrane. So स्टूडेंट्स अगर हम बात करें न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। बेसिकली ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। ये सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये शेप स्फेरिकल या इरेगुलर शेप का होता है। जनरली एनिमल सेल में ये दरमियान में होता है और प्लांट सेल में ये लार्ज वैक्यूल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के पास ये मौजूद होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन एनिमल सेल इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज़ पुश टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि एनिमल सेल में ये कहाँ पर होता है, ये दरमियान में होता है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। न्यूक्लियस इज़ एनवेलप्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है एनवेलप्ड होता है किससे, डबल मेम्ब्रेन से, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस इज़ फिल्ड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या है कि इस मेम्ब्रेन पर इसके अलावा जो है बहुत सारे पोर्स होते हैं और इस मेम्ब्रेन पर बहुत सारे जो पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियस जो है वो फिल्ड होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियस इज़ फिल्ड विद अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, कि न्यूक्लियस जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर या सब्सटेंसेस से जो है वो फिल्ड होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियाई and the network of thread-like structure called
chromatin network. Each thread is called chromosomes. They are composed of DNA and protein, deoxyribonucleic acid and protein. ठीक है स्टूडेंट्स के न्यूक्लियोप्लाज्म जो है आप समझ गए थे किसे कहते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस जो फिल्ड होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर से या सब्सटेंस से न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लाई और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लाई और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लाई और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं. ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इनके जो क्रोमेटिन नेटवर्क की जो थ्रेड हैं ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं. बेसिकली ये इन क्रोमेटिन नेटवर्क के जो थ्रेड हैं वो प्रोमिनेंट जब हो जाते हैं तो और ड्यूरिंग सेल डिवीजन हर थ्रेड को फिर क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. क्रोमेटिन नेटवर्क के थ्रेड जब प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ड्यूरिंग सेल डिवीजन फिर हर थ्रेड को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो आपको नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, डीएनए फिर किस स्ट्रक्चर को कहते हैं ये भी आपको नज़र आ रहा होगा और न्यूक्लियस भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे. इसके फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को और स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन. तो ये स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को जीन्स में. आपको ये स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसे कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा होगा, न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा होगा. आपको ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है और न्यूक्लियर एनवेलप भी आपको नज़र आ रहा होगा. इसके अलावा पोर्स देखें, न्यूक्लियर पोर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे. तो इस स्ट्रक्चर की बहुत इम्पॉर्टेंस है. ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. डीएनए का इसमें सिग्निफिकेंट रोल है क्योंकि इनहेरिटेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन्हीं की वजह से ये सेल के फंक्शंस को, सेल के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है और सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है. अच्छा, सेम स्पीशीज़ में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं. नंबर्स ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं. ह्यूमंस में 46 होते हैं और फ्रॉग में 26 होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, अनियन में 16 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं. अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल फॉर्म बाय 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस contain a clear liquid portion called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles. Some of these organelles are visible only under an electron microscope. सो स्टूडेंट्स, ये सेल का ट्रांसल्यूसेंट पोर्शन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है. इसके अलावा एक्वियस ग्राउंड पोर्शन है उसको साइटोसोल और ग्रेन्युलर पोर्शन को क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर पोर्शन को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं. अगर केमिकली हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें तकरीबन देखें 90% जो है वो वाटर होता है. ठीक है, वाटर होता है, जैसे आप जेली लाइक मटेरियल भी कह रहे हैं तो 90% क्या है, वाटर होता है. और ये कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, और कंटेन क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल साइटोसोल. जो क्लियर पोर्शन होता है उसे साइटोसोल और ग्रेन्युलर पोर्शन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज. और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो विजिबल होती हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें तकरीबन 90% क्या होता है, इसमें वाटर होता है और इस तरह ये सोल्यूशन फॉर्म करता है जो सर्व करता है स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स को. दैट्स वाई इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन की साइट भी कहा जाता है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस वगैरह. साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन्स में बहुत से रिएक्शन सेम टाइम में हो सकते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो फाउंड हुई हैं यूकैरियोटिक सेल्स में वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड. Endoplasmic reticulum, network of tubular structure which are interconnected with one another
Some parts are connected to the nuclear membrane while other are connected to the cell membrane. टू टाइप्स हैं इसकी, स्मूथ और रफ. स्मूथ में विदाउट राइबोसोम्स हैं और रफ में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन चैनल या ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है. पहले तो आप ये समझ लें कि एंडो मीन इनसाइड और प्लाज्मा मीन प्रोटोप्लाज्म और रेटिक्यूलम मीन नेटवर्क. तो ये मेम्ब्रेनस चैनल या ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म तक फैला होता है. ये चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए नज़र आते हैं. इसकी टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स नहीं होते, ये विदाउट राइबोसोम्स है. ठीक है. तो और इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो उसके आउटर जो लेयर है उस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि इस जहाँ पे आपको छोटे छोटे पोस्ट टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो है ये इसके ऊपर बेसिकली ये राइबोसोम्स हैं. और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर और जिस पर नज़र नहीं आ रहा तो वो क्या है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसाइज सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. In liver cell, smooth endoplasmic reticulum detoxified drugs and poison. In muscle cell, sacroplasmic reticulum store calcium ion. आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा कि कौन सा एरिया न्यूक्लियस है और कहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स हैं. और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर आप देखें कि राइबोसोम्स मौजूद हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर आप देखें कि जो डार्क ब्राउन कलर के हैं यहाँ पे कोई पोर्स मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे आप देखें कि येलो कलर के स्ट्रक्चर पर राइबोसोम्स मौजूद हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल की सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सेल के अंदर बहुत अहम रोल होता है. इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस तरह ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है और ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है. यहाँ पे लिखा है ना, इन लिवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड पॉइजन्स. और इन मसल सेल सैक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टोर कैल्शियम आयन. तो ये क्या करता है कि इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसको, साइटोप्लाज्म को. गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. sac are usually flattened fluid filled with sac are vesicle containing carbohydrate glycoprotein and enzymes. Functions क्या है, concerned with the cell secretion, produces vacuoles and secretory vesicle, forms plasma membrane and lysosomes. गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया, इसलिए इसे गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन के सेट हैं जो एक दूसरे पर फ्लैटन तौर पर फ्लूइड से फिल्ड जो सैक है या वेसिकल हैं पर उस पर मुश्तमिल होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं. बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ कंसर्न करती हैं सेल की सिक्रीशन पर. अब हम बात करते हैं ये गोल्जी बॉडीज़ देखें कि एट वर्क, यानी कि यहाँ पे ये क्या करती है कि इसमें ये फॉर्म करती है वैक्यूल्स को. इसके अलावा सिक्रेटरी जो सैक होते हैं, वो सिक्रेशन के जो सैक होते हैं उन्हें ये फॉर्म करती है, आप देख सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड in the form of shelf-like inward projection called cristae. Inner cavity is filled with matrix which contain many enzymes. So student, generally ये बीन या रॉड शेप ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है. इसकी इनफोल्डिंग को क्या कहा जाता है, इसकी इनफोल्डिंग को क्रिस्टी कहा जाता है. कि आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी. तो इनर कैविटी जो है वो फिल्ड होती है मैट्रिक्स से जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. तो
और इसके क्रिस्टी कहते हैं, और इनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, इसकी इन फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं, और इनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, और सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट करती है इसकी एक्टिविटीज़ को। तो इसके फंक्शन में आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स विच ब्रेक द फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं फूड को और प्रोड्यूस करते हैं किसको, एनर्जी को। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डीएनए किस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, क्रिस्टी कहाँ पे है, किस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, मैट्रिक्स किस एरिया को कह रहे हैं, राइबोसोम्स कहाँ पर है, आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है, और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर है ये। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द सेल of all the higher plants. These are the organelles which contain different types of pigments. They are responsible for activities related to making and storing food. They often contain different types of pigments that can change the color of the cell. इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स के पिगमेंट मौजूद होते हैं। इनमें मौजूद पिगमेंट या कलर की बेस पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, हैव ग्रीन पिगमेंट, यूजुअली स्फेरिकल होते हैं ज़्यादातर। फंक्शन इसका क्या है कि कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, के कन्वर्ट करती है लाइट एंड इसमें ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और क्या फॉर्म करते हैं, फूड को फॉर्म करते हैं, फूड बनाते हैं। प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स, प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर लीव्स को, स्टेम को और वेजिटेबल्स को। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है मींस लीव्स और प्लांट्स के अदर ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, जो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स फाउंड इन लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। बेसिकली क्रोमोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर के अलावा डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि फ्लावर के पेटल, फ्रूट्स और अदर कलर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंगो में आपने देखना है कि डिफरेंट कलर है, येलो कलर होता है जिसमें पिगमेंट ज़ैंथोफिल होता है। टोमेटो में आपने देखा रेड कलर होता है, इसमें पिगमेंट लाइकोपीन होता है। कैरेट का कलर आपने देखा, इसमें कैरोटीन होता है। तो ये डिफरेंट यानी कि इसमें कलर होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर फूड found in the cell of underground parts of plants. फंक्शन इसका क्या है, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसका फंक्शन ये है कि स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये कलरलेस प्लास्टिड हैं, ये ख़ास तौर पर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के सेल में मौजूद होते हैं। ये फूड को स्टोर करते हैं और स्टार्च की फॉर्म में, पोटैटो फूड उसमें स्टार्च की फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। मेज़ ग्रेन्स जो हैं इसमें प्रोटीन्स की फॉर्म में फूड जो है स्टोर होता है। कैस्टर सीड्स जो हैं उनमें फूड जो है ऑयल की फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की। ये सेंट्रोसोम इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक राउंड शेप जो स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के करीब होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स पर मुश्तमिल होता है। हर सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल एरे ऑफ रॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट करते हैं कि बेसिकली ये फाइब्रस प्रोटीन के स्पिंडल बनाते हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स को इनके पोल की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। अब इनके फंक्शन की हम बात करते हैं कि देखिए मैंने बताया इसका फंक्शन कि फॉर्म स्पिंडल फाइब्रस प्रोटीन
which help in the movement of chromosomes during cell division, helps in the formation of cilia and flagella. ये cilia और flagella की formation में भी help करते हैं. आप इसका structure देख सकते हैं सेंट्रोसोम का. राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो दे आर ग्रैन्यूल्स रिच इन ribonucleic acid. They serve as site where protein are synthesized, hence called protein factories of cell. इन्हें प्रोटीन्स फैक्ट्रीज भी कहा जाता है सेल की. आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि राइबोसोम्स कौन से हैं. ये आपको नज़र आ रहे होंगे राइबोसोम्स स्क्रीन पर. ये मैंने बताया भी था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर लेयर पर जो हैं वो राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के होते हैं जिनमें रिच अमाउंट में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. ये प्रोटीन की सिंथेसिस की जगह अपना काम अंजाम देते हैं. दैट्स वाई इन्हें सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. ये साइटोप्लाज्म में फ्री और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. मतलब मीन कि ये साइटोप्लाज्म में फ्री और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, उस पर प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की. सिंगल मेम्ब्रेन सैक सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. इन एनिमल सेल वैक्यूल आर टेम्पररी, स्मॉल इन साइज and few in number. In plant cell vacuoles are large and more in number. So students, ये वैक्यूल्स क्या हैं? ये फ्लूइड से फिल्ड सैक हैं. ठीक है. वैक्यूल चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं. ये मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है. एनिमल सेल में ये जो हैं वैक्यूल्स जो हैं बहुत टेम्पररी स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक या दो लार्ज वैक्यूल होते हैं और लेकिन परमानेंट होते हैं. ये सेल सैप को स्टोरेज करते हैं. फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टोर फूड पार्टिकल्स इन अमीबा सेल. फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है अमीबा सेल में वैक्यूल्स. एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस था वो हमने लास्ट लेक्चर, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें भी हमने स्टडी किया था. तो उसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं. अब जनरली स्मॉल इन साइज, जनरली लार्ज इन साइज. सेल वॉल इज़ एब्सेंट. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में. प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूल्स स्मॉल साइज में होते हैं, न्यूमरस होते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एनिमल सेल बट सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. तो ये था डिफरेंस एनिमल सेल का. अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की. बैक्टीरियल सेल्स में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. कैप्सूल होता है, देखिए आप स्ट्रक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा. सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है. साइटोप्लाज्म होता है, आपको नज़र आ रहा होगा. फ्लैजुलम होता है, ये दिख रहा है आपको. फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं. प्लाज्मिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपको बीच में नज़र आ रहा होगा. राइबोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोइड होता है. तो ये था बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट ओवरव्यू देख लेते हैं. तो आज हमने सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा. आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सेल वॉल की क्या फंक्शंस हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में आज हमने स्टडी किया. इसके अलावा हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा कि ये फ्लूइड से फिल्ड सैक होते हैं. और इसके अलावा हमने आज जो है उसके बारे में प्लांट सेल का पढ़ा कि प्लांट सेल में जो परमानेंट लार्ज साइज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर के वैक्यूल्स होते हैं. इसके अलावा आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा कि इसकी 2 टाइप्स हैं. इसकी कौन सी 2 टाइप्स हैं? उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उसके आउटर लेयर पर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं होते. और इसके अलावा हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा. क्रोमोप्लास्ट के बारे में आज हमने स्टडी किया. क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज हमने स्टडी किया. प्लास्टिड की 3 टाइप्स थी, जो कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट थी. आज हमने स्टडी की.
तो स्टूडेंट आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू।